नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। कोरोना की महामारी से निपटने के लिए देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन का तीसरा दौर 17 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन 3.0 कहते हैं जिसे। ये खत्म होने से एक हफ्ते पहले सबके मन में यही सवाल है कि 17 मई के बाद क्या होगा? क्या लॉकडाउन और बढ़ेगा? क्या रेड और ऑरेंज जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर छूट का दायरा बढ़ेगा? क्या अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए और बड़े कदम उठाए जाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ बैठक की। बैठक में उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई जिन्हें 17 मई के बाद खोला जा सकता है। कल पीएम नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। कोरोना संकट पर मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की ये 5वीं बैठक होगी और यह माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी और इसके बाद ही इसे बढ़ाने या ना बढ़ाने के बारे में फैसला किया जाएगा। बैठक में मुख्य जोर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर रहेगा। हालांकि कई राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल है कि 17 मई के बाद क्या होगा? कई लोगों ने मॉडलिंग की है। मॉडलिंग डेटा के हिसाब से ये है कि जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये लाइकली है कि जो हमारी पीक है वो जून जुलाई में आ सकती है। लेकिन इस पे कई और चीज़ें वेरिएबल्स हैं जो टाइम समय से पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव हैं। जैसे लॉकडाउन का और असर जो एक्सटेंड हुआ है उसका कितना असर पड़ता है, कि और क्या जो चीज़ें हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हम आज का डेटा देखें तो उसमें यही लगता है कि जो पीक है वो जून जुलाई में आ सकता है। तो रणदीप गुलेरिया को आप सुन रहे थे और ऐसे में जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर बता दूं कि आज सबसे बड़ा सवाल क्या है, वही जो आपके मन में इस वक्त उमड़ रहा है। 17 मई के बाद क्या है सरकार का एक्शन प्लान? कल होगा लॉकडाउन 4.0 का फैसला और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राम कदम जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रणव झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित अग्रवाल हैं जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं CAIT के, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, और साथ ही डॉक्टर अजय कुमार जो कि स्पोक्सपर्सन हैं आम आदमी पार्टी के। राम कदम जी, सबसे पहला जाहिर तौर पर मेरा सवाल आप ही से है क्योंकि सबकी निगाहें इस वक्त क्या फैसला लेगी केंद्र सरकार उसके ऊपर है। क्या कोई प्लान है 17 मई के बाद का? क्या होगा? एक्सटेंड होगा लॉकडाउन, जो है रिलैक्सेशन होंगे, या पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म? आज का सवाल है तो महाराष्ट्र में देखें कि 21,393 के ऊपर केसेस हो चुके हैं और लगभग 827 लोगों की मौत हो चुकी है। और एक हिसाब से मुंबई ये इंटरनेशनल कैपिटल है फाइनेंशियल, पर अब कोरोना का कैपिटल मुंबई बन चुका है क्योंकि मुंबई में भी 13,000 के ऊपर कोरोना पॉजिटिव के केसेस हो चुके हैं। इसलिए जहां तक महाराष्ट्र और मुंबई का सवाल है तो ऐसे इलाकों में की आवश्यकता है कि और लॉकडाउन बढ़े, कि कोई सरकारें लॉकडाउन बढ़ाने में स्वारस्य नहीं रखती क्योंकि इससे इकोनॉमी पे बड़ा असर होता है, पर इकोनॉमी से भी ज्यादा अपनी जान की कीमत है। इसलिए महाराष्ट्र की जो स्थिति है ऐसी स्थिति देश नहीं राम कदम जी, बड़ी ना दोहराभास वाली बातें हैं। या तो आपने शुरुआत जब 24 मार्च को हुई थी तो यही कहा गया था जान है तो जहान है। आते कुछ समय आगे बीतने के बाद ऐसा लगने लगा कि भैया जान तो है लेकिन जान तभी है जब जहान भी है। इकोनॉमी भी आपको बचा के रखनी है, नहीं बचा के रखनी होती तो रिलैक्सेशन आपने लॉकडाउन 3.0 में नहीं कर दी होते, आपने शराब की दुकानें नहीं खुलवा ली होती। यानी इकोनॉमी तो जरूरी है ही ना। ये दोनों चीजें एक साथ क्यों नहीं हो पा रही हैं? देखिए, अगर आप ये वैश्विक महामारी के संदर्भ में अन्य देशों का यदि आप अध्ययन करें तो ये ध्यान में आएगा कि अन्य देशों ने पहले ही दिन 3 महीने का लॉकडाउन किया क्योंकि वे सारे संपन्न देश हैं, उनकी आबादी कम है। जैसे आप यूके की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की, लंदन की, तो उन्होंने पहले दिन 3 महीने का लॉकडाउन कर दिया और वहां पे सारे मजदूरों की पगार सरकार दे रही है। पर हमारे यहाँ पर चाहते हुए भी भारत में उतनी संपन्नता नहीं है जितनी अन्य जो प्रगत देशों में है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। इसलिए हमारे देश में सबसे बड़ी अहमियत, सबसे बड़ी कीमत इंसान की जान की है। पर साथ साथ में
उनका क्या जो पटरी पर मर रहे हैं, उनका क्या जो भूखमरी से मर जाएंगे? यहां तमाम जो है पार्टियों के प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं, कोई भी पार्टी की जो भी सरकार जिस राज्य में है, ये आंकड़ा कभी नहीं लेकर आएगी कि भूखमरी से कितने लोगों की जान चली गई। नहीं, ये भूखमरी के कारण देखिए, महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में आप एक सिंपल सी बात है, बड़ी साधारण और सीधी बात है, अगर महाराष्ट्र की सरकार उन मजदूरों को खाना देती दोपहर और शाम का, तो कौन सा ऐसा मजदूर है कि जो कड़ी धूप में पैदल अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के 1500-2000 किलोमीटर की यात्रा करेगा? कोई सही कह रहे हैं, सब तमाम राज्य सरकारें इस पर फॉल्ट पर है। वहां की भी बात कर लीजिए जहां आपकी पार्टी सरकार में है ना राम कदम जी, उत्तर प्रदेश की भी बात कर लीजिए ना, मध्य प्रदेश की भी बात कर लीजिए। अधिक मात्रा में महाराष्ट्र से है, पर महाराष्ट्र के, मुझे जवाब देने दीजिए, मैं सरकारें कह रहा हूं कि कई जगहों पर दो तरीके के हैं कि उत्तर प्रदेश में की सरकार ने वहां पे बहुत अच्छे पैकेजेस दिए हैं, और अगर उसकी तुलना में महाराष्ट्र सरकार का देखोगे, अब तक 1 रुपए का पैकेज कोरोना को लेकर के किसी को नहीं दिया। किसी मजदूर के ना अकाउंट में पैसे दिए, ना उसको दोपहर का खाना दिया, बल्कि जिस शेल्टर पे रह रहे थे कुछ मजदूर, उनको कहा गया कि हमारे पास अभी आगे की कोई व्यवस्था नहीं है, आप अपने आप से चले जाओ। एक तरफ महाराष्ट्र के नेता शरद पवार जी कहते हैं कि फ्लाइंग स्क्वाड बनाइए और इन्हें रोकिए, और दूसरी तरफ इनकी सरकार इन्हें खुलेआम जाने दे रही है। औरंगाबाद की घटना होने के बाद, दुर्घटना होने के बावजूद भी सरकार उन्हें भोजन नहीं दे रही है, महाराष्ट्र की सरकार। ठीक है, यानी बाकी सरकारें सब भोजन दे रही है, यानी आपकी सरकार, आपकी पार्टी की बाकी राज्यों में जो सरकार है वो हर शख्स का 100% हर शख्स का पेट जो है भर रही है, यानी ये आप क्लेम कर रहे हैं ना? देखिए कि ऐसी खबरें फिर हमें उत्तर प्रदेश से नहीं मिलनी चाहिए, ऐसी खबरें फिर हमें मध्य प्रदेश से भी नहीं मिलनी चाहिए, गुजरात से भी सामने नहीं आनी चाहिए ना फिर तो? देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, वहां की सरकारें भी भोजन दे रही है, हो सकता है वहां पे भी कमी आती होगी, इस बात को हमें व्यापक अर्थ से स्वीकार करना होगा, पर बहुत बड़ी मात्रा में, यानी 1 रुपए का पैकेज अब तक दिया नहीं, केंद्र की सरकार, केंद्र की ओर से आया हुआ मुफ्त का अनाज तक राजनीति नहीं करते। मैं अभी इस पर बात करना चाह रही हूँ राम कदम जी, मैं समझना चाह रही हूँ 17 मई के बाद आगे क्या होगा। प्रणव झा को मैं इसमें लेना चाहती हूँ। प्रणव झा बताइए, कांग्रेस लगातार ये जो है सवाल पूछ रही थी, हमने देखा था कि सोनिया गांधी ने भी ये सवाल पूछा कि भैया 17 मई के बाद क्या और कैसे, आपके पास कोई प्लान है कि 17 मई के बाद क्या और कैसे क्या होना चाहिए? साक्षी जी, ये प्लान तो प्रधानमंत्री को बताना है। नहीं, क्यों? राज्य सरकारें आपकी भी तो है सर। प्रधानमंत्री के हाँ, हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात इसीलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से जब साझा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और जब ऊपर से घोषित कर देते हैं कि कौन सा जिला रेड होगा, कौन सा ऑरेंज होगा, कौन सा ग्रीन होगा, बिना राज्य सरकारों को संज्ञान में लिए हुए, उसके अलावा पैकेज की बात करते हैं। क्या पैकेज दिया इन्होंने राज्य सरकारों को? महाराष्ट्र की बात करें, 60,000 करोड़ का बकाया है, क्या दिया है इन्होंने? पर एक बात बताइए प्रणव झा, आप बोल रहे हैं बिना राज्य सरकारों से इस बारे में कोई जानकारी लिए या फिर संज्ञान में लाए। 5वीं बैठक कल होने वाली है मुख्यमंत्रियों के साथ, जो पहले जो 4 बैठकें हो गई उसमें इस बात को क्यों नहीं उठाया फिर प्रधानमंत्री के सामने आपने कि भाई गलत तरीके से आप लोग बंटवारा कर रहे हैं जोन्स का? साक्षी, मैंने मुख्यमंत्रियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया है, हर बैठक में मुख्यमंत्री इस मुद्दे को उठाते हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री चुप्पी बार जाते हैं, और जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनको सुनकर कर प्रधानमंत्री का जो चेहरा होता है वो वैसा होता है जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। जो उनका समापन भाषण होता है उसमें उसकी कोई चर्चा नहीं होती है कि जो मुख्यमंत्री ने गुहार लगाई है उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी की क्या प्रतिक्रिया है। सवाल 24 मार्च के पहले का है, जिस दिन उन्होंने पहला वक्तव्य दिया था कि महाभारत को लड़ने के लिए 18 दिन का समय चाहिए था और हमें 21 दिन का समय चाहिए। उसके बाद देखिए जो लोग हैं दारोमदार इसके, वो टास्क फोर्स के वो वीक पॉल जो हो, या फिर आपको रणदीप गुलेरिया जी हो, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप गुलेरिया जी हो, मैं आपको बता दूं ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री, आईसीएमआर और एम्स लगातार कह रहा है कि एक्सटेंड कर देना चाहिए, लॉकडाउन खोलना नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं तो ये आप वो कह रहे जून जुलाई में ज्यादा पीक आएगी इसकी।
जी मैं वही कह रहा हूँ, तो सरकार कर क्या रही है? साफ साफ बयान क्यों नहीं देती, साफ साफ बताती नहीं है। क्लैरिटी की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। ठीक है, सुमित अग्रवाल हमारे साथ है, नेशनल सेक्रेटरी हैं CIIT के। सुमित अग्रवाल, ये क्या एकदम असमंजस की स्थिति है कि मतलब ये पता ही नहीं चल पा रहा कि आगे क्या होने वाला है, जबकि क्लैरिटी अभी से सामने हो जानी चाहिए। हर बार ऐसे लग रहा है, शुरुआत में 2 बार तो हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री ने आके खुद ही अपना ऐलान किया, बताया। वो अलग बात है कि सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पर उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, उसके बाद तो उन्होंने आना भी बंद कर दिया, उसके बाद तो सिर्फ एक एडवाइजरी दे दी जाती है जिसमें इतनी तमाम तरह की कंफ्यूजन होती है कि अभी तक भी मैं अगर देखना चाहूं लॉकडाउन 3.0 में क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस और क्या क्या रिलैक्सेशंस है वो मुझे अभी तक याद नहीं हुई है। साक्षी जी, पहले तो बड़ा दुख हो रहा है कि जब देश इतने बड़े संकट से गुजर रहा है और पूरे विश्व में इतनी बड़ी महामारी फैली हुई है, हम अभी भी राजनीति कर रहे हैं उसके ऊपर। ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हमें सकारात्मक डिस्कशंस करने चाहिए और हमें आगे का रास्ता तय करने, उस विषय में हमें चर्चा करना चाहिए। आज का टॉपिक भी वही है, आगे क्या। उसके बाद आपने जो सवाल पूछा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और सारे राज्यों ने मिलकर जान है तो जहान है इस विषय पे अपना पूरा सोच अपनी जाहिर की है और इसको हमने एक अपने सिस्टम में डाला है। लेकिन अब व्यापारिक संगठन के हिसाब से और देश के व्यापारियों के हिसाब से मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि अब 17 तारीख के बाद देश के व्यापारियों के अंदर कोई भी समय नहीं है कि इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया जाए। अब हमें वो समय आ गया है जब लॉकडाउन को रिलैक्स करना ही पड़ेगा और हमें ये समझना आप बहुत तो समझाइए सुमित, कैसे धंधा चौपट हो रहा है लोगों का। लोगों के पास पैसा नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है, आगे फ्यूचर का कुछ नहीं पता किसी को। कोई कैश फ्लो नहीं है किसी व्यापारी के पास, किसी बिजनेसमैन के पास, किसी बैंक ने इंटरेस्ट माफ नहीं किया है, सैलरी सबकी लगातार हम दे रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है। आगे क्या होगा, भविष्य पूरा अंधकार दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब हमें यह समझना इस वक्त बहुत अत्यंत आवश्यक है कि कोरोना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। सरकार गाइडलाइंस निकालेंगी, गाइडलाइंस 17 तारीख के बाद फिर से आएंगी, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमें खुद समझना होगा कि हम कैसे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, कैसे सैनिटाइजेशन करें, कैसे उसको अपने लाइफ में अडॉप्ट करें ताकि हम कोरोना के साथ जी सके। कोरोना कौन सा कोई कल परसों या तरसों में जाने वाला है, 17 नहीं जाने वाला। और कौन सा अगर 2 हफ्ते लॉकडाउन और बढ़ गया तो कोरोना चला जाएगा। कोरोना यहाँ रहना है। बिल्कुल, मैं जरा ये आंकड़े बता देती हूँ एक बार सुमित, जो आपने अभी जिक्र किया। 24 मार्च को जब पहली बार लॉकडाउन का जिक्र किया गया था तब हमारे देश में जो केसेस थे वो 536 थे। आज हम 10 मई को बात कर रहे हैं, हमारे देश में केसेस 63,000 हैं। अजय कुमार, यानी इसका मतलब तो यह हुआ कि पहली बार जो कहा गया था कि हम 21 दिन के अंदर ये ट्रांसमिशन की चेन तोड़ देंगे, इसका मतलब ये समझ रहा था आदमी कि भैया कोविड-19 होगा नहीं, स्प्रेड नहीं होगा, जिनको हुआ उन्हें हुआ, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ये इतने सारे केसेस तो बढ़ गए। इसका मतलब यह हुआ कि लॉकडाउन 3 बार करने के बावजूद केसेस हो सकता है कि स्लो हुए हों, खत्म नहीं हो रहे, नए केस अभी भी आ रहे हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड अभी भी नहीं आ रहा है। देखिए, कुल मिला के हिंदुस्तान में आप देखेंगे तो ओवरऑल हमने कम्युनिटी स्प्रेड को रोका है। डॉक्टर अजय कुमार से बात कर रही हूँ। चीज है कि पता नहीं, हमेशा लोग टीवी चैनल में आकर कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड रुक गया है, लेकिन लगातार रोज 3,000 केसेस आपके सामने आ रहे हैं और केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। समस्या क्या है कि हमने सिर्फ एक लॉकडाउन किया, पूरे जनता के ऊपर जो केंद्र सरकार ने एक दबाव डाल दिया कि प्रदेश अपने जो किसी कोई भी किसी तरह का काम नहीं होगा, कारखाने बंद होंगे। लेकिन उसके साथ लॉकडाउन के साथ हम लोग को टेस्टिंग भी करना चाहिए था, लेकिन टेस्टिंग अब बढ़ने लगा है। जब लॉकडाउन का समय लॉकडाउन शुरू हुई थी, उस समय जो हम अगर बढ़िया ढंग से जितना टेस्ट अब करें उस वक्त टेस्ट करते तो हम लोग पता लग जाता कि कहां से जो कोरोना के जो संक्रमण। माफ कीजिएगा, अभी भी मुझे नहीं लगता कि टेस्टिंग उस लेवल पर बढ़ी है बाकी देशों से। अगर हम अपने आप को कंपेयर कर ले, आपको मैं एक आंकड़ा बता देती हूँ। 174 देशों में से सिर्फ 30 देश ऐसे हैं जो हमसे नीचे हैं टेस्टिंग के मामले में, वरना सारे देश हमसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन देख लीजिए, 10 लाख के ऊपर, हम अभी तक सिर्फ 559 टेस्ट कर रहे हैं। नहीं, एकदम आपका कहना एकदम सही है। तो केंद्र भारत का एक ही जवाब है, लॉकडाउन। अब आप पता नहीं लगाएंगे कि कौन कौन संक्रमित है, आप टेस्टिंग नहीं करेंगे। और जिस तरह से कल एक पत्रकार ने ठीक कहा कि
वर्तमान में सरकार ने वंदे भारत जैसे कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन भारत के बंदे जो है, जो मजदूर जो 10-10 लाख अभी जो रोड पर जो 10 से 12 लाख लोग अभी मध्य प्रदेश के पैदल चल के मध्य प्रदेश वापस जा रहे हैं। दिल्ली से भी चले हैं सर, दिल्ली का भी जिक्र कर लीजिए, दिल्ली से भी खूब गए हैं ना। हम मानते हैं ये एक अजीब बात है, यहाँ कांग्रेस से बात करो तो वो दूसरे राज्य की बात करेंगे, बीजेपी से बात करो तो दूसरे राज्य की बात करेंगे, आप भी मध्य प्रदेश का जिक्र करेंगे, दिल्ली का नहीं करेंगे सर। ये क्या बात हुई? बारे में बात कर ले, दिल्ली के बारे में बात नहीं तो आप ऑनेस्टली इस बात को जो है कबूल कीजिए, आप भी कोई रोक नहीं पाए किसी भी माइग्रेंट लेबरर को। सबसे पहले शुरुआत तो वहीं से हुई थी। एक चीज है, दिल्ली की आबादी 2 करोड़ के आसपास है, 10 लाख के लोग के लिए तो रोज जो है 2-2 बार खाना की व्यवस्था हो रही है। हमने जितने भी हो जितने लोग हैं, हमने कहा कि हम राशन फ्री दे देंगे, हमने जितना हम सक्षम है अभी भी, लेकिन उसमें भी कुछ कमी जरूर होगी। क्या हो रहा है ना कि आप लोगों ने ये मान लिया है कि एक जो मजदूर है ना, वो सिर्फ खाने के लिए जो ना इस वक्त परेशान है, उसको सिर्फ खाना चाहिए, उसको आपने भिखारी बना दिया सब लोगों ने मिलके। कोई शख्स मजदूर बना है सर, खुददार आदमी होता है वो, मजदूर बना है, वो भीख नहीं मांगना चाहता था जिंदगी में, मेहनत की रोटी कमाना चाहता है। उसमें भी कभी खाना आ रहा है, कभी खाना नहीं आ रहा है, उसमें भी आप गिना रहे हैं कि आप खाना खिला रहे हैं, वो आपका कर्तव्य था खाना खिलाना, वो भी आप लोग कर नहीं पाए। पहली बात है कि हमारा कर्तव्य खाना खिलाना, हमारा कर्तव्य राशन देने से दो राय नहीं, और ये जो है हम ये कोई इनके ऊपर परोपकार नहीं कर रहे, ये भी सही, लेकिन जो हमारी क्षमता है उसके आधार पर हम वर्तमान में उनको तो काम पर तो नहीं लगा सकते, उनको तनख्वाह भी तो नहीं दे पा रहे हैं, तो हर तरीके से धंधा बंद है, कारखाना बंद है, हमारा पूरा टैक्स का कलेक्शन 300 करोड़ है, 4,000 करोड़ 400 करोड़ 4,000 करोड़ की जगह पर, तो सरकार का भी तो शुरू में आके तो बड़े अच्छे से अरविंद केजरीवाल जी ने ये कह दिया कि भाई कोई भी जो मकान मालिक है वो अपना सारे किराए माफ कर दे, कोई भी शख्स जो है, इवन प्रधानमंत्री ने भी ये बात कही थी, राम कदम को भी मैं इसमें लेना चाहूंगी कि जी कोई भी सैलरी ना काटे। उसके बाद इस मामले को तो सब भूल ही गए ऐसा लग रहा है, शुरू में बोल दिया, उसके बाद सब भूल गए, कौन काट रहा है पैसा, कौन अपने एम्प्लॉयज को पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसके ऊपर कोई आप लोगों का कुछ वर्डिक्ट नहीं आया अभी तक। देखिए, मैं आपके इस तर्क को, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, राम कदम जी बोलिए। देखो, आप यहाँ पर कुछ वक्ताओं ने जो बात की उस पर कुछ तर्क इस प्रकार से रख सकते हैं कि पहली बात तो लगभग 32 करोड़ से अधिक लोगों के अकाउंट में प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार की ओर से 29,000 करोड़ से ज्यादा डायरेक्ट उनके अकाउंट में राशि जमा करी है। उसमें दिव्यांग है, जो विधवा महिला है, ये सड़कों पर क्यों दिख रहे हैं फिर राम कदम जी? ये बिल्कुल ऐसी बातें हो जाती ना जब आप लोग प्रचार करने लग जाते हैं कि जी हमारी सरकार ने ये किया, प्रधानमंत्री ने ये किया, हमारे मुख्यमंत्री ने ये किया। ये लोग क्यों है सड़क पर, फिर बताइए जरा, क्यों है ये लोग सड़क पर? आपको मैं जरा सुना दूं उन लोगों की चीख पुकार, रोते रोते। आज हमने शो चलाया है सर, रोते रोते कह रहे हमारा पेट खाली, अब खाना नहीं हमारे पास। अब यही जवाब उसका, मैं शुरू से आरंभ से यही कह रहा हूं, उन मजदूरों को जो राज्य की सरकारें हैं, आबादी के कारण या कुछ अन्य कारण होंगे कि उन मजदूरों को भोजन नहीं मिल रहा है। यदि उनको भोजन मिलता तो ये सड़कों पर नहीं उतरते, उनको खाना नहीं मिल पाना यही वजह है उनकी सड़कों पर आने की। तो आप सब मान रहे हैं प्रणव झा, आप सब मान रहे हैं, आप सब लोग मिलकर इसमें तो फेल हो गए हैं। अब जरा मुझे ये बता दीजिए, ये सारे फेलियर्स अपने अपनाने के बाद बताइए कि 17 मई के बाद क्या करेंगे अब, क्योंकि कुछ तो संभाल हम पा नहीं रहे हैं। हम लॉकडाउन करके भी हमने कुछ अचीव तो कर नहीं लिया है, केसेस भी हमारे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी जो है ना जरूर उसका बंटाधार आई कर दिया हमने। बहुत सारी बातें आपने की साक्षी जी, मैं आपको बताऊं कि हर तीसरे चौथे दिन जो है 10,000 नए केस जुड़ रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, जहां तक टेस्टिंग की बात है, कल हेल्थ मिनिस्ट्री ने नया ऑर्डर जारी किया है कि जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे उनकी टेस्टिंग नहीं की जाएगी। मतलब ये कि अगर वो पॉजिटिव भी होगा तो आपको पता नहीं होगा कि पेशेंट जो बाहर जा रहा है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो बाहर जाके संक्रमण करेगा, तो पता नहीं आगे क्या सरकार की नीयत है। जहां तक बात है कि सड़कों पर लोग क्यों हैं,
प्रधानमंत्री को सिर्फ बाहर निकलकर ये कहना था, अपने 5 संबोधनों में से एक में ये कहना था कि जो मजदूर हैं उनके खाते में 7,500 या कम से कम 5,000 रुपए तुरंत डलवाए जाएंगे 24 घंटे 48 घंटे 25 मार्च को ही डल जाने चाहिए थे पैसे। सुमित अग्रवाल, ये अगर पैसे 25 मार्च को ही डल जाते तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती। अब बताइए, जो नहीं किया हमने तो नहीं किया, 17 मई के बाद क्या होना चाहिए? साक्षी जी, इनसे पहले ये पूछिए, जहाँ पर कांग्रेस की सरकारें हैं, ये 7,500 की बात करते हैं, इन्होंने 5,500 रुपए वहां पर दिए मजदूरों के अकाउंट में। सरकारों को राजनीति मत कीजिए दोनों मिलकर। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर सुमित अग्रवाल, 17 मई के बाद अब क्या करें? अब ये तो सब लोग आपस में राजनीति करते रहेंगे कि पहले ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो तो हो ही गया। मुझे जो समझ में आता है कि लॉकडाउन से, सुमित अग्रवाल, लॉकडाउन का मतलब हमारे लिए यह था कि हम इतने समय में अचानक से जो हमारे हेल्थ सर्विसेज पर जो प्रेशर पड़ता वो सब ना पड़ता और हम लोग इतने समय में तैयारी कर लेते। मुझे नहीं लगता कि हम इतने समय में भी कोई तैयारी कर पाए हैं। माइग्रेंट लेबरर्स का इशू पहले दिन से उठा, 5वें हफ्ते में जाकर उसके ऊपर रिपोर्ट जो है ना कुछ करना शुरू किया केंद्र सरकार ने। अब सुमित अग्रवाल बताइए, सारी स्थिति को देखते हुए 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? साक्षी जी, मैं इससे पहले एक चीज पूछना चाहता हूं। आज हमारे प्रोग्राम में भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी, आम आदमी पार्टी के भी हैं। सब कहीं न किसी राज्य में सरकार चला रहे हैं और केंद्र में भी भाजपा की सरकार चल रही है। बिल्कुल। मैं एक सवाल सबसे पूछना चाहता हूं। देश में 7 करोड़ व्यापारी हैं, छोटे और बड़े मिला के। 7 करोड़ व्यापारी के ऊपर 40 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन से सरकार ने इस लॉकडाउन की पीरियड में किसी भी व्यापारी वर्ग के लिए, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र हो, कुछ भी पैकेज, कुछ भी अभी तक घोषणा करी हो? ठीक है, कोई राज्य ने नहीं किया, किसी सेंटर ने नहीं किया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं एक एक करके। शुरुआत करते हैं जरा डॉक्टर अजय कुमार आपसे। साक्षी जी, पहले तो प्रदेश के पास कितना पैसा है? ये जो केंद्र सरकार पूरी जो सब पैसा एकत्र कर रही है, पर अभी सर जब आप फ्री में कितनी चीजें बांट रहे थे इलेक्शन से पहले, तब तो बहुत पैसा था आपके पास। एक सेकंड, पहली बात तो कंप्लीट करने दीजिए। अगर हमारे जो आमदनी जो है हर महीने का 4,000 करोड़ है और हम 400 करोड़ कमा रहे हैं, इसमें अस्पताल चलाना है, खाना की व्यवस्था करना है, डॉक्टर का सैलरी जो है, स्वास्थ्य कर्मी का सैलरी से लेकर के सब चीज, आप बताइएगा कि किस प्रदेश के पास है? और जब सरकार ने 17,000 करोड़ भी बांटा था तो दिल्ली को 1 रुपए भी नहीं दिया। तो हमारा कहना है कि आप कहते हैं कि एक तरफ की दिल्ली की सरकार पहली सरकार, कम से कम दिल्ली में हम मतलब आप दे नहीं सकते, पैसा नहीं है आपके पास। प्रणव झा, हमारे कभी घाटा नहीं रहता था। एक सेकंड, प्रणव झा बताइए। कभी घाटा नहीं रहता था। एक मिनट सेकंड सर, एक सेकंड कंप्लीट सर, एक सेकंड, एक एक करके जवाब ले, तो बहुत ज्यादा जो ना टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ प्रणव झा। ठीक है। रहा था कि आधिकारिक रूप से ये एआईसीसी के मंच से हमारे मुख्यमंत्रियों ने बताया है कि जहां तक पंजाब की बात है, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वहां काम कर रही है। यही बात छत्तीसगढ़ की है। जहां तक एमएसएमई की बात है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की बात है, उसके लिए पैकेज देने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री से 2 लाख करोड़ की मांग की गई है कि देश के सारे 5.5 करोड़ जो एमएसएमईज हैं, जिससे कि 11.5 करोड़ 12 करोड़ लोग जो है वर्कर जो उनके ऊपर आश्रित हैं, उनको नौकरी से निकाला ना जाए, उनकी तनख्वाहें ना काटी जाएं और जल्दी से जो है प्रोडक्शन लाइन वो शुरू हो, जिससे कि लोगों को सामान मिलने में कोई दिक्कत ना हो, एक असेंबली लाइन जो हो वो रन करता रहे। तो ये तमाम बातें सुनने में अच्छा लग रहा है, बार-बार हमारे मुख्यमंत्री सुनने में अच्छा लग रहा है। राम कदम बताइए। जी देखें, केंद्र सरकार की ओर से और जहाँ पे भाजपा के हमारे सरकार है, वहां पर छोटे बड़े सभी उद्योगों को वे जीवित रहने चाहिए। उनको अलग अलग सरकारी योजनाओं के तहत उनको लाभ होना चाहिए, उसका प्रयास चाहिए नहीं किया क्या आपने? प्राथमिक स्तर पे आरबीआई के माध्यम से हर फैक्ट्री हो, छोटा मोटा उद्योग हो, देखिए गोलमोल जवाब की जो प्रक्रिया होती है, मिल गया जवाब आपको सुमित अग्रवाल। अब दिक्कत यही है, अब हमें अर्थव्यवस्था भी चलानी है, हमें इन लोगों को भी काम पर लाना है, इनको हमें कुछ देना भी नहीं है और हमें लॉकडाउन भी करना है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी करनी है, कोरोना से भी बचना। बताइए ना कैसे होगा ये? इनमें तो किसी में एकता भी नहीं है, कोई तो देश के बारे में बात ही नहीं करना। अब ये अपने अपने राज्य, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है। पहली बात तो मैं
उद्योग की बात ही नहीं कर रहा था, मैं व्यापारी जगत की बात कर रहा था। और 7 करोड़ व्यापारी जो रिटेलर्स हैं और जो व्यापार है, जो ट्रेडर्स है इंडिया, उनके ऊपर 40 करोड़ लोग डिपेंडेंट है अपने अपने रोजगार के लिए। मैं उस सेक्टर की बात कर रहा था। उस सेक्टर के लिए अभी तक किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, जबकि ये पूरा देश एक्नॉलेज करेगा कि इतनी जबरदस्त महामारी के वक्त इतने, अरे उसको केंद्र सरकार ने रोका हुआ था नोटिफिकेशन से। आपको ऑनलाइन व्यापार एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई को मेंटेन करी है। एक भी आदमी ऐसा नहीं गया होगा पूरे देश में इसको खाना आरबीआई की ओर से व्यापारियों ने भी जो लोन्स लिए हैं उसमें राहत देने का प्रयास किया इन हुआ सबको है। राहत दे दी होती शुरू में ही। मैं जो समझ पा रही हूँ, एक सेकेंड सुमित अग्रवाल, सिर्फ ये सुमित अग्रवाल स्क्रीन पर, मैं जो समझ पा रही हूँ ना सुमित अग्रवाल, कि अगर इन सब को जिनके लिए आप पैकेज की बात कर रहे हैं, मैं मजदूरों के लिए भी कर रही हूँ, हर तबके, इन सबको शुरुआत में ही आर्थिक मदद अगर दे दी होती, लॉकडाउन का पालन भी बहुत अच्छे से होता, ये इतना रिलैक्सेशन बीच बीच में जो रिस्ट्रिक्शंस हटानी पड़ रही हैं वो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अभी स्थिति भी काबू में नहीं है। लॉकडाउन का जो एक हमें अचीव करना था पर्पस, वो नहीं हुआ है। अभी डर और ज्यादा है कि जून और जुलाई में और स्पाइक हो सकते हैं केसेस, लेकिन यहां हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गड्ढे में चली गई है। तो 17 मई के बाद अब क्या करें, बताइए ना सुमित अग्रवाल। साक्षी जी, अब जो है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का। अगर एक्सटेंड करना भी है तो बिजनेस को, व्यापार को, इकोनॉमी को चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब सरकार की तरफ से कुछ आने वाला नहीं है तो अब हमें अपने बारे में हमें खुद ही सोचना पड़ेगा। Exactly. इससे ज्यादा हम लोग नहीं रह सकते। एग्जैक्टली माय पॉइंट जो आप कह रहे हो, ये इतनी देर से यही समझ में आ रहा है कि जब सरकार की तरफ से कुछ नहीं आने वाला है, यही तो बताने की कोशिश कर रहे थे कि शुरुआत में ही ये सरकार अगर इतना सुनिश्चित कर लेती कि हर वर्ग को ये चिंता ना करनी पड़े अपने भविष्य के बारे में, अपने कमाई के बारे में, अपने पेट के बारे में, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन आज अगर आप नहीं मदद कर सकते, तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार नहीं मदद कर सकते, तो आदमी को अपने लिए काम करना पड़ेगा। उसको खाना खाना है, उसको अपने बच्चे की फी भरनी है, उसको अपना परिवार चलाना है। भाई हमारी तरह नहीं है कि हम घर में बैठे हैं और अपनी सेविंग से कई महीने अपना घर चला सकते हैं। उसको चलाना है अपना घर, और वो अपने बारे में सोचेगा। इसलिए हर वर्ग के बारे में सोचकर यह फैसला लेना पड़ेगा कि 17 मई के बाद अगर रिलैक्सेशंस की जाती हैं तो कैसे की जाएं, जिसमें लॉकडाउन अगर है तो उसका पालन भी हो, कोविड-19 से भी हम लड़ते रहें और साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के बारे में भी सोचते रहें। जान है तो जहान है, ठीक है, लेकिन जहान को भी बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।